6 में अप्रत्यक्ष कर सुधारों और प्रत्यक्ष करों में किए जाने वाले परिवर्तनों का विस्तृत विवरण दूंगी। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। ये संवर्धित सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेंगी। विदेशी निवेश से संबद्ध मौजूद सीमाओं और प्रतिबद्धताओं की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरलीकृत किया जाएगा। भारतीय डाक भुगतान बैंक की सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में दूर तक पहुंचाया जाएगा और इनका विस्तार किया जाएगा। NABFID अवसंरचना के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड हेतु एक आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा स्थापित करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक SHG सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेंगे। पेंशन उत्पादों के विनियमित समन्वय और विकास के लिए फोरम की स्थापना की जाएगी। KYC प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में की गई घोषणा के कार्यान्वयन के लिए 2025 में केंद्रीय KYC रजिस्ट्रार का पुनरुद्धार किया जाएगा। हम आवधिक अद्यतनीकरण के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली लागू करेंगे। कंपनियों के विलय के लिए त्वरित अनुमोदन संबंधी आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाया जाएगा। शीघ्र विलय के दायरे में भी विस्तार किया जाएगा और प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। अंतरिम बजट में ये प्रस्तावित हमने वर्ष 2024 में 2 देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर हस्ताक्षर किए। सतत विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और फर्स्ट डेवलप इंडिया की भावना से मौजूद मॉडल BIT का पुनरुद्धार करके इसे और अधिक निवेश अनुकूल बनाया जाएगा। विनियामक सुधार। पिछले 10 वर्षों के दौरान वित्तीय और गैर वित्तीय सहित विभिन्न पहलुओं में हमारी सरकार ने व्यवसाय करने की सुगमता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाई है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित हैं कि हमारे विनियमन प्रौद्योगिकी नवाचारों और वैश्विक नीतिगत विकास के साथ सामंजस्य स्थापित करें। सिद्धांत और विश्वास आधारित एक सरल विनियामक फ्रेमवर्क से उत्पादकता और रोजगार में वृद्धि होगी। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से हम पुराने कानूनों को के तहत बनाए गए विनियमनों को अद्यतन करेंगे। 21वीं सदी के लिए उपयुक्त इस आधुनिक, लचीली, जन उपयोगी और विश्वास आधारित विनियामक फ्रेमवर्क को विकसित करने के लिए मैं 4 विशिष्ट उपायों का प्रस्ताव करती हूँ। सभी गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधी विनियमनों, प्रमाण, लाइसेंस और अनुमतियों की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति से 1 वर्ष के भीतर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने की उम्मीद होगी। इसका उद्देश्य विश्वास आधारित आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करके परिवर्तनशील उपाय करना है, ताकि विशेषकर निरीक्षण और अनुपालन के मामले में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ाया जा सके। राज्यों को भी इस प्रयास में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धी समन्वित संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू किया जाएगा। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय विनियमनों और सहायक अनुदेशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। ये तंत्र उनकी जवाबदेही बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए एक फ्रेमवर्क भी तैयार करेगा। जन विश्वास अधिनियम 2023 में 180 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर आपराधिक घोषित कर दिया गया था। हमारी सरकार अब विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाएगी। अब मैं राजकोषीय नीति के बारे में बताना चाहूंगी। जुलाई के बजट में मैंने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग पर बने रहने की प्रतिबद्धता जताई थी। हम राजकोषीय घाटे को प्रत्येक वर्ष इस प्रकार से रखने का प्रयास करेंगे कि केंद्रीय सरकार का ऋण GDP के प्रतिशत के रूप में गिरते क्रम में बना रहे। अगले 6 वर्षों के लिए रोडमैप का विस्तृत ब्यौरा
FRBM विवरण में दिया गया है। संशोधित अनुमान उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 31.47 लाख करोड़ है, जिसमें से निवल कर प्राप्तियां 25.57 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 47.16 लाख करोड़ है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 10.18 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान GDP का 4.8% है। बजट अनुमान वर्ष 2025-26 वर्ष 2025-26 में उधारियों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 34.96 लाख करोड़ तथा 50.65 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा GDP का 4.4% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियों के 11.54 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। शेष वित्तपोषण लघु बचतों और अन्य स्रोतों से आने की संभावना है। सकल बाजार उधारियां 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। अब मैं भाग 6 की ओर बढ़ती हूँ। अप्रत्यक्ष कर। सीमा शुल्क से संबंधित मेरे प्रस्तावों का उद्देश्य टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाना है और शुल्क प्रतिलोम का समाधान करना है। इससे घरेलू विनिर्माण और मूल्य संवर्धन को सहायता मिलेगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार सुविधाजनक बनेगा और आम आदमी को राहत भी मिलेगी। जुलाई 2024 के बजट में घोषित सीमा शुल्क दर संरचना की व्यापक समीक्षा के भाग के रूप में मैं 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव करती हूँ। ये 2023-24 के बजट में हटाई गई थी। 7 टैरिफ दरों से के अतिरिक्त हैं। इसके बाद शेष बची टैरिफ दरें शून्य दर पर सहित 8 रह जाएंगी। दूसरा, मोटे तौर पर प्रभावी शुल्क दायित्व बनाए रखने के लिए कुछ मदों जहां ऐसे दायित्व मामूली रूप से कम होगा को छोड़कर उपयुक्त कर लगाने का प्रस्ताव करती हूं। तीसरा, एक से अधिक उपकर अथवा अधिभार नहीं लगाने का प्रस्ताव करती हूं। इसलिए मैं उपकर के अधीन 82 टैरिफ लाइनों पर समाज का कल्याण अधिभार से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं। मैं अब क्षेत्र विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ। औषधि और दवाओं पर आयात पर राहत। मैं रोगियों, विशेष रूप से कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर जीर्ण रोगों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं 6 जीवन रक्षक दवाओं को 5% के रियायती सीमा शुल्क वाली दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। पूर्ण रूप और रियायती शुल्क उपयुक्त के निर्माताओं के लिए थोक औषधियों पर भी इसी प्रकार ये लागू होंगे। औषधियों कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले रोगियों सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत विशिष्ट औषधियां और दवाएं BCD से पूरी तरह छूट प्राप्त हैं, बशर्ते कि दवाओं की आपूर्ति रोगियों को निःशुल्क की जाए। मैं 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रम के साथ साथ 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। घरेलू विनिर्माण और मूल्य वर्धन को सहायता। महत्वपूर्ण खनिज। जुलाई 2024 के बजट में मैंने 25 ऐसे महत्वपूर्ण खनिजों पर BCD से पूरी तरह से छूट दी थी जो घरेलू तौर पर उपलब्ध नहीं है। मैंने 2 अन्य ऐसे खनिजों पर भी BCD कम की थी ताकि विशेष रूप से MSME द्वारा उनकी प्रोसेसिंग को बड़ा प्रोत्साहन दिया जा सके। अब मैं कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयन बैटरी, पारा, जिंक और 12
अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के अपशिष्ट एवं अवशिष्ट पर पूरी तरह से छूट का प्रस्ताव करती हूं। इससे भारत के विनिर्माण के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा हमारे युवाओं को लिए अधिक रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मैं प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर तकनीकी वस्त्र उत्पादों जैसे कृषि वस्त्रों, चिकित्सा वस्त्रों, भू वस्त्रों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से छूट का प्रस्ताव, वस्त्र मशीनरी की सूची में 2 अन्य प्रकार के शटल रहित करघों को शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं नो टैरिफ लाइन के द्वारा कवर किए गए बुने वस्त्रों पर 10% अथवा 20% के BCD दर को संशोधित कर 20% अथवा 115 रुपये प्रति किलोग्राम जो भी अधिक हो करने का भी प्रस्ताव करती हूँ। हमारे मेक इन इंडिया नीति के अनुसार और प्रतिलोम शुल्क संरचना को ठीक करने के लिए मैं इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर BCD को 10% से बढ़ाकर 20% करने और ओपन सेल तथा अन्य घटकों पर BCD को कम करके 5% का प्रस्ताव करती हूँ। वर्ष 2023-24 के बजट में मैं LCD LED टेलीविजन के ओपन सेल के विनिर्माताओं के लिए ओपन सेल के पुर्जों पर BCD को 5% से कम करके 2.5% कर दिया था। ऐसे ओपन सेल के विनिर्माताओं को और बढ़ावा देने के लिए हम इन पुर्जों पर BCD छूट प्राप्त होगी। लिथियम आयन बैटरी। मैं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बैटरी के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजी वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजी वस्तुओं को छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वाहन दोनों के लिए लिथियम आयन बैटरी के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। पौध परिवहन क्षेत्र। ये मानते हुए कि पौध परिवहन में उत्पादन शुरू करने से पहले की लंबी अवधि होती है, मैं जलपोतों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल घटकों, उपभोज्यों तथा पुर्जों पर अगले 10 वर्षों तक BCD से छूट जारी रखने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं पुराने पोतों को तोड़ने और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इस सामान छूट देने का भी प्रस्ताव करते हूँ। मैं वर्गीकरण उत्पादों को रोकने के लिए कैरियर ग्रेड इथरनेट स्विच पर BCD नॉन कैरियर इथरनेट स्विच को सक्षम बनाने के लिए 20% से कम करके 10% का प्रस्ताव करती हूँ। हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मैं निर्यात की समयावधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ, जिससे आवश्यकता पड़ने पर आगे और 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। मैं शुल्क मुक्त इनपुट की सूची में 9 और मदों को शामिल करने का भी प्रस्ताव करती हूँ। लेदर क्षेत्र। मैं घरेलू मूल्य वर्धन और रोजगार के लिए आयात और सुविधाजनक बनाने के लिए वेट ब्लू लेदर पर BCD से पूर्ण छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं छोटे चर्म शोधकों द्वारा निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रस्ट लेदर को 20% निर्यात शुल्क से छूट देने का भी प्रस्ताव करते हूँ। समुद्री उत्पाद। वैश्विक समुद्री खाद्य व्यापार को भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए विनिर्माण हेतु फ्रोजन फिश पेस्ट और इसके जैसे उत्पादों के निर्यात पर BCD को 30% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं मछलियों और झींगों का आहार बनाने के लिए फिश हाइड्रोसिलेट पर BCD को 15% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करती हूँ। जुलाई 2024 के बजट में वायुयानों और जलयानों के लिए घरेलू MRO के विकास को बढ़ावा देने के लिए मैंने मरम्मत के लिए आयातित विदेशी मूल की वस्तुओं को निर्यात की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की थी, जिसे आगे 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।